नमस्कार, आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। सिक्किम में आई तबाही आपको याद होगी, किस तरह से प्राकृतिक आपदा ने दर्जनों लोगों को यहां मौत की नींद सुला दिया था रातों रात। तो क्या सिक्किम में चीन की यह साजिश थी? ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगा। बादल बम वाली साजिश से पर्दा उठने वाला है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां चीन की चाल की छानबीन शुरू कर चुकी है। यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या चीन ने सिक्किम को बाढ़ की चपेट में लाने की साजिश की थी, क्योंकि जैसा सैलाब सिक्किम में आया वैसा ही सैलाब चीन के हुबेई प्रांत में इसी साल आया था। क्योंकि चीन यहां कृत्रिम बारिश कराकर सूखे से बचने की कोशिश कर रहा था, निपटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुश्किल तब पड़ गई जब दोगसूरी तूफान चीन में आ गया। इसके बाद हुबेई प्रांत में भीषण तबाही का मंजर देखने को मिला। आज कुछ वैसी तबाही सिक्किम में देखने को मिल रही है। ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। चीन की बादल बम वाली साजिश के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है और आज इसी मुद्दे पर सबका हिसाब होना है, यानी कि चीन का हिसाब होना है और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सिक्किम को बादल बम से दहलाने के पीछे चीन की रणनीति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बॉर्डर पर हारा तो बादल बम के सहारे चीन बदले के लिए इसका सहारा ले रहा हो। और सबका हिसाब होगा में सिक्किम में ड्रैगन वाली सैलाबी साजिश का खुलासा करने की कोशिश करेंगे, इस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि अंदर की खबर क्या है। आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल क्या है। सबका हिसाब होगा में सिक्किम में ड्रैगन की सैलाब वाली साजिश। बॉर्डर पर हारे तो चीन अब बादल के सहारे। सीधे भिड़ने की औकात नहीं तो पीठ पीछे साजिश कर रहा है चीन। इसलिए ये सवाल जरूरी हो जाते हैं क्योंकि जिस चीनी साजिश का खुलासा हुआ है उसने भारतीय एजेंसियों को चौंका दिया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सिक्किम में कयामत, चीन की साजिश। जिनपिंग का बादल बम, दुनिया पर संकट। ड्रैगन का डर्टी गेम, क्लाउड सीडिंग का खेल। सिक्किम पर सैलाबी प्रहार, 142 लोग लापता। सड़क तोड़ सैलाब, शहर के शहर तबाह। सड़कों का ऐसा शोर मचा कि सिक्किम सिसकियों में डूब गया। सैकड़ों लोग लापता हैं। जर्रे जर्रे में विनाश की तस्वीरें हैं। तो सिक्किम के लिए यह वक्त किसी परीक्षा से कम नहीं है। हिंदुस्तान का एक खूबसूरत राज्य आज पानी पानी हो रखा है। तो इस तबाही को देख यही सवाल उठ रहे हैं कि यह कुदरती आफत है या किसी की बड़ी साजिश का नतीजा। क्योंकि सिक्किम में बादल फटने की घटना जिस जगह पर हुई है वो 5000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद है और वैज्ञानिक मानते हैं कि इतनी ऊंचाई पर बादल फटने की घटना ना के बराबर होती है। सिक्किम पर आसमान टूट गया है तो शक हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन चीन पर गहरा रहा है। इसकी भी अपनी कई सारी वजह है। चीन कई सालों से क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तिब्बत के पठार में चीन ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया तो क्लाउड सीडिंग के लिए चीन रॉकेट या विंग लूंग सीरीज यानी मानव रहित विमानों का इस्तेमाल करता है। चीन ने पिछले साल 3 अक्टूबर 2022 को 5 घंटे का एक ऑपरेशन किया था। इसे एक सोची समझी साजिश का नतीजा भी कह सकते हैं कि सिक्किम में बादल फटने की घटना भी 3 अक्टूबर को हुई है। 21 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। इस आशंका के बाद अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का शक गहराता जा रहा है। इस तबाही को देखते हुए चीनी साजिश के एंगल से जांच हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीमा पर ड्रैगन का दम निकला, बादल बम फोड़ा, गलवान घाटी में चीन हारा तो तीस्ता बदले का सहारा। आज इसी मुद्दे पर सबका हिसाब होगा में पूछेंगे सवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।
दरअसल सिक्किम में तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई थी और बाढ़ के बाद कई जगहों पर विस्फोट की आवाजें भी सुनाई दी थी। इसलिए सवाल है कि आखिर नदी किनारे बम के पीछे, विस्फोट के पीछे कौन है। सवाल यह भी कि आखिर नदी के किनारे विस्फोट कहां से और कैसे कराए गए। आपने जो तस्वीरें अभी देखी हैं, उन तस्वीरों में नदी किनारे विस्फोट होता दिख रहा है। इस तबाही और विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई। तीस्ता नदी किनारे मोर्टार भी मिला है, इसे उठा रहे एक बच्चे के विस्फोट में मौत हो गई। अब तक इस तबाही में 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 142 लोगों के लापता होने की खबर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिक्किम में चीन की साजिश वाली आपदा कितनी भीषण है और इसका नुकसान कितना हुआ है। दरअसल इस तबाही के पीछे का सच भी आपको बता देते हैं। असल में तीस्ता नदी में पानी का सैलाब आया कैसे और उसकी चपेट में आने से भारी नुकसान कैसे हुआ। तो आपको बता दें कि सबसे पहले लुन्हक झील में भूकंप आया। इससे झील में कंपन पैदा हुई और इस झील से सटे पहाड़ी की बर्फ टूटकर झील में समाने लगी, जिससे झील से पानी का सैलाब निकलकर तीस्ता नदी में तेजी से उतर गया और फिर बारिश और झील के पानी ने मिलकर सिक्किम को डुबो दिया। अब ऐसे में सवाल यह कि क्या चीन ने कृत्रिम बारिश कराकर भारत को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और सिक्किम को तबाही में झोंक दिया। क्या चीन ने हार का बदला लेने के लिए ऐसी साजिश की है, क्योंकि फ्रंट टू फ्रंट वॉर नहीं करना चाहता और इसलिए पीछे से, वैसे भी चीन की आदत रही है कि वो हमेशा पीछे से वार करता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि लोहनक झील में बर्फ टूटने से सैलाब आया, जिसकी वजह से तीस्ता नदी में बाढ़ आई और उसकी चपेट में आकर सिक्किम में कई लोग डूब गए। उसमें सेना के कैंप से लेकर गाड़ियां तक बह गई, जवान भी बह गए। इस साजिश के पीछे की जांच अब शुरू कर दी गई है ताकि चीन के बादल बम से सिक्किम में तबाही की जो ये साजिश है, इससे पर्दा उठाया जा सके। चीन की बादल बम वाली साजिश की आशंका को इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि इसके पीछे कुछ थ्योरी भी सामने है, वो भी आपको बताते हैं। सिक्किम में तबाही के पीछे चीन कैसे है। थ्योरी नंबर 1, क्लाउड सीडिंग वाली चीनी साजिश, इसे बताया जा रहा है और क्लाउड सीडिंग करने में चीन माहिर है। यानी क्लाउड सीडिंग को मैं आसान भाषा में आपको बताऊं तो बादल में कुछ गैस फिट करते हैं और उससे आसानी से बारिश कराई जा सकती है किसी भी इलाके में, और चीन लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पर काम करता रहा है। थ्योरी नंबर 2, चीन के बारूदी बादल से ही विनाश आया। चीन ने कृत्रिम बारिश कराई, उसके बाद झील पर प्रेशर बढ़ा, झील पर प्रेशर बढ़ने के बाद झील फटा और सिक्किम में तबाही हुई और इसी बादल से विनाश हुआ। थ्योरी नंबर 3 यह है कि हुबेई में चीन ऐसा पहले कर चुका है और वहां पर चीन बाढ़ झेल चुका है। ये 3 थ्योरी है, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि चीन इसका अंजाम खुद भुगत चुका है। चीन के हुबेई प्रांत में बाढ़ भीषण आया था क्योंकि चीन ने यहां कृत्रिम बारिश कराई थी। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर 2021-22 के हुबेई प्रांत की है, जहां सूखे की मार से चीन की नदी सूख रही थी। तो दूसरी तस्वीर जो है वो देखिए, ये अगर आप देखेंगे तो एक तरफ ये सूखी आपको ये इमारत नजर आएगी, यहां सूखा पड़ा हुआ था। अगर आप उस तरफ देखेंगे तो दूसरी तस्वीर में बाढ़ से हाहाकार दिख रही है और इसे ही हम क्लाउड सीडिंग का तबाही कह रहे हैं, बादलों की तबाही कह रहे हैं। चीन भी बादल का शिकार हो चुका है, जिसकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई। 2023 में बाढ़ से हाहाकार, उससे पहले 2014 में सूखे की मार। चीन हुबेई शहर में कृत्रिम बारिश करा चुका है। यांगजी नदी में पानी के लिए इसने कृत्रिम बारिश कराई थी और इस समय बारिश के समय चीन में डोकसुरी तूफान आ गया था। इसलिए चीन पर शक है कि उसने जानबूझकर सिक्किम को तबाही के दलदल में धकेला और इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए भारतीय एजेंसियां जी जान से लगी हुई हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड हमारे साथ टीपी त्यागी हैं, स्वागत है आपका। रक्षा विशेषज्ञ हैं आप। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ए के सेवात साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है सेवात साहब आपका। और कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। और हमारे साथ सुमित झा थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। मैं सबसे पहले सेवात साहब आपसे शुरू करूंगा। मैं समझना चाह रहा हूं कि ये जो थ्योरी दी जा रही है, इसके पीछे जो कहा जा रहा है कि क्लाउड सीडिंग से चीन का एक मकसद हो सकता है और वहां पर आर्मी के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, और आर्मी के जवान जिस कैंप में रह रहे थे उस कैंप को तबाह करने के लिए चीन ने क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि चीन किसी हद तक जा सकता है और जिस प्रकार से बार बार ये देखा जा रहा है, चीन ने ये कार्रवाई अपने चीन में भी की और उसके पास जो इसको बोलते हैं क्लाउड सीडिंग, इसके लिए वो माहिर है। और दूसरी बात ये है, एक तो ये सच्चाई है कि जो लेक के ऊपर इसने बारिश बहुत जोरों से करा के, जिससे वो लेक का जो था
डैम उसका फट गया और उसके बाद वो तेस्ता नदी के अंदर आ गया पानी उसका, और बहाव बहुत था। दूसरा एक सबोटाज का भी एक लगता है कि चीन करा सकता है। सबोटाज से वो एक प्रकार एक्सप्लोसिव करा के जो लेक था उसके डैम को बर्बाद किया और उससे पानी आया। क्योंकि चीन जो है किसी हद तक जाता है, और उसको अभी स्पेशली G20 जब हमारा बहुत सक्सेसफुल हो गया तो चीन जो हड़बड़ाहट में है वो चाहता है भारत को नीचा दिखाना, और उसने ये जो सिक्किम में कराया है, क्योंकि ये लगता नहीं ये नेचुरल है, ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड है चीन का, और चीन ने अपनी घिनौरी हरकत की है, और इसका जो पर्दाफाश होना चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कैसे और क्यों कराया। मगर ये सच्चाई है, ये चीन की का ही हाथ है, और जिस प्रकार से चीन के पास काबिलियत और क्षमता है और जिस प्रकार से चीन का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं, इसमें पूरा चीन का हाथ है। नहीं, लेकिन सवाल यह है कि शिवदान सिंह के पास जा रहा हूं, उसके बाद टीपी त्यागी जी आपके पास आऊंगा। सवाल यह कि सिक्किम को पॉइंट क्यों टारगेट क्यों कर रहा है? अरुणाचल की वजह से या किसी और रीजन से, या फिर चीन फेस टू फेस वॉर नहीं करना चाहता है इसलिए बैकस्टैब कर रहा है? शिवदान सिंह जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि 1986 में अरुणाचल में इंट्रूजन, चीन ने हेलीपैड बनाने की कोशिश की थी जी, जिसके जवाब में हमारी भारतीय सेना ने ये नॉर्थ सिक्किम का जो जिसको तिब्बत पठार बोलते हैं, इस पर कब्जा किया था, इस पर अपनी सेना को भेज करके और इसको ऑक्युपाई किया था जी। देखिए 86 में जब सेना पहली बार नॉर्थ सिक्किम में गई थी तो मैं उस सेना के दल के साथ था, और इसमें 86 से लेकर के आज तक मैंने कभी भी तीस्ता नदी के अंदर इस तरह की बाढ़ नहीं देखी है, क्योंकि तीस्ता नदी वहीं से निकलती है नॉर्थ सिक्किम से, और वहां पर बहुत छोटा सा इसकी धारा होती है जो आगे बढ़ते बढ़ते काफी बड़ी हो जाती है जी। और वहां पर ऐसा कोई चांस नहीं है जिस प्रकार का क्लाउड बस्ट या डैम में जो बाढ़ आई है जो उसका बाढ़ तोड़ा है, क्योंकि वहां पर सिविल आबादी है ही नहीं जी। जो कि वहां पर केवल ये चीन का एक परोक्ष युद्ध है जो उसने भारत के विरुद्ध लड़ा है। आजकल के जो मॉडर्न लड़ाई में आमने सामने के युद्ध के स्थान पर ऐसी लड़ाइयां लड़ी जाती जिनसे कि दुश्मन का सीमा के अलावा दूसरी जगह पर भारी नुकसान हो जाए, जैसे कि देश में सांप्रदायिक दंगे करा करके या गलत अफवाहें फैला करके समाज में विघटन करा करके। इसी प्रकार से चीन ने इसमें क्लाउड बस्ट के द्वारा और उसके बांध को तोड़वा करके इस प्रकार से एक शांतिपूर्ण प्रदेश सिक्किम में पहली बार इस तरह की स्थिति की गई है। रंगपो काफी नीचे आकर के प्लेन एरिया माना जाता है रंगपो का, जहां पर कि रंगपो में भी बाढ़ की स्थिति देखी गई है। तो इस प्रकार से पूरे सिक्किम को चीन ने बर्बाद करने की कोशिश की है। बिल्कुल शिवदान सिंह, आप ये कह रहे हैं कि इसके पीछे चीनी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है, यानी कि इंडिया डेली जो सवाल पूछ रहा है, राष्ट्रहित में वो सवाल पूछ रहा है और इस मामले में जांच होनी चाहिए। हमारे साथ जो है कर्नल टीपी त्यागी भी जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब, सवाल ये इस बात का कि जो चीनी साजिश की ओर हमारे दो रिटायर्ड जनरल इशारा कर रहे हैं, उसके पीछे चीन की मंशा क्या है? शिवदान सिंह कह रहे हैं कि भाई दुश्मन देश को ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान करना आज के दौर में नए वॉरफेयर का एक तरह से एंगल बन गया है, तो क्या यह मंशा है या फिर सिक्किम में किसी बड़ी साजिश में नजर आ रहा है चीन? देखिए, जनरल शिवाज और कर्नल शिवदान सिंह दोनों ठीक कह रहे हैं कि ये नेचुरल घटना नहीं प्रतीत होती। हमने अच्छे से एनालिसिस किया और हम ये मानते हैं कि सिक्किम के अंदर करीब 300 लेक्स हैं। वो लेक्स हैं जो मेल्टिंग ग्लेशियर के नीचे पानी के इकट्ठा होने से बनती हैं, लेकिन उनमें से वो लेक जो फट सकती हैं ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा 5 हैं। अब अगर ये लेक जिससे ये पानी निकला है, ये सारे लोग मानते हैं कि साहब जो उसकी बाउंड्री थी वो बाउंड्री टूट गई होगी और उसमें से पानी निकला होगा। जब कोई बाउंड्री टूटती नहीं है या तो उसमें
दरार आती है या अगर दरार पड़ी हुई है तो वो दरार चौड़ी होती है, यानी कि उसमें से पानी के निकलने की रफ्तार बहुत कम होती है। लिहाजा अगर ऐसा हुआ भी होगा कि बारिश हुई और उस बारिश से पानी में लेक का साइज बढ़ गया और उससे पानी निकला और वो नदी में आ गया, तो उसकी रफ्तार इतनी स्लो रही होगी कि जो 60 मीटर ऊंचे, आप समझ रहे हैं 3 मीटर का एक फ्लोर होता है, यानी कि 20 मंजिली इमारती जितने ऊंचे को पानी में बहा दे, इतना प्रेशर नहीं आ सकता। अब दूसरी बात, कोई देश कल को क्या करेगा इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उसने बीते हुए कल में क्या किया था। 2008 में बीजिंग ने कृत्रिम रेन कराई थी और उसके बाद ओलंपिक की उस रेन के बाद वो उसके ऊपर बराबर टेस्टिंग करता रहा। और फिर आपने भी बताया कि हुबोई के अंदर एक सूखे हुए प्रांत में ये सोचकर कि यहाँ पानी आ जाए उसने कृत्रिम रेन कराई और उसने बाढ़ देखी। बस यहाँ से दिमाग में आया कि हम इसका इस्तेमाल करें। अब शक क्यों जाता है चीन के ऊपर? इसलिए जाता है कि ये क्लाउड बस्टिंग अचानक पिछले 2-3 साल में क्यों बढ़ गई, पहला सवाल। दूसरी बात, ये क्लाउड बस्टिंग उन्हीं चाइना के बॉर्डर पर ही क्यों हो रही है? यानी ये बिल्कुल जायज सवाल है, बिल्कुल सही बात। हिमाचल में, सिक्किम में, अब जो ये सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसे ये रॉकेट से फायर करते हैं बादल में या यूएवी से डालते हैं जिससे कोएगुलेशन होता है और अचानक ब्रस्ट होता है। अचानक ब्रस्ट होने का ये कारण है कि अचानक पानी आता है। तो अब इतनी बात तो साफ नजर आ जाती है कि अगर तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आई है, नॉर्मल बाढ़ नहीं, अचानक बाढ़ आई है, एकदम बाढ़ आई है, एक ही दिन में ये सब काम हुआ है, तो इसका मतलब ये नेचुरल नहीं है। मैं शिवदान सर और जनरल शिवाजी से पूरी तरह से मिलूं कि ये नेचुरल नहीं है और इशारा चीन की तरफ है। बिल्कुल इशारा। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया कि चीन के बॉर्डर पर ही ऐसा देखने को क्यों मिलता है। हमारे साथ सुमित झा, उनसे बातचीत करते हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सुमित, आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसका दो पहलू है। एक तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अगर देखें तो चीन पहला देश नहीं है जो कि ये काम कर रहा है। अमेरिका पहला मुल्क है जो वियतनाम के विरुद्ध में इस तरीके की कार्रवाई पहले भी कर चुका है जब वियतनाम वार चल रहा था। अब चीन पे आ जाते हैं, तो ये जो ग्लेशियर लेक की बात कर रहे हैं, हमें ये समझने की ज़रूरत है। हम जब ग्लेशियर लेक की बात करें तो इसका मतलब ये है कि उसमें पानी है, ग्लेशियर पर वहाँ पे पानी है और काफ़ी पानी है, काफ़ी मात्रा में पानी बढ़ रहा है। पिछले दशक के उत्तरार्ध से ये चिंता व्यक्त किया जा रहा है, शताब्दी के उत्तरार्ध से, कि इस ग्लेशियर को ठीक से देखना होगा और नहीं तो बड़ी भयानक स्थिति हो सकती है, जिसका परिणाम हम आज देख रहे हैं। नेपाल पहला मुल्क था जो कि एक समय में 98-99 में वहाँ से पानी सोखने कम करने का काम किया था। अब चीन की बात ले लेते हैं। 2018 में चीन ने एक इनिशिएटिव लिया, उसको नाम दिया गया वेदर कंट्रोलिंग। किस तरीके से वेदर को कंट्रोल करके वो अपना नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल कर सकता है और भारत के विरोध में ये समझा जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि वेपनाइजेशन ऑफ वेदर जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी देश के लिए, और चीन जैसा मुल्क इसमें काफ़ी जोर से आगे बढ़ रहा है। और इस परिप्रेक्ष्य में आप ये भी याद रखिए कि तिब्बत का रीजन जो है, तिब्बत आज चाइना के कंट्रोल में है, नहीं तो ये बफर स्टेट था, चीन से हमारा लेना देना नहीं था। आज के समय में 500 ऐसा चैम्बर से जहाँ को कंट्रोल किया गया है, एस्टैब्लिश किया गया, और 500 चैम्बर्स का काम यह है आर्टिफिशियल रेन करवाना। जब आर्टिफिशियल रेन होगा तो इसका परिणाम भारत पे आएगा। वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, वो अपने कह सकता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए सब काम कर रहे हैं, तो लेकिन उसका नुकसान भारत पे पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब बारिश अभी नहीं है, ये जो तस्वीर भी आप देख रहे हैं तीस्ता नदी के तट पर, ये जो मोर्टार देख रहे हैं, जो बम फटे, इसमें भी कुछ लोगों की जान गई है। रिवर के फ्रंट पर इस तरह के बॉम्ब्स आना, मोर्टार मिलना, ब्लास्ट होना, ये सब कुछ इशारा एक ही तरफ कर रहा है। निश्चित रूप से यही मैं कह रहा हूं कि आज के समय में 500 चैम्बर्स अगर वहां पर स्टैब्लिश है, सॉलिड फ्यूल के माध्यम से कृत्रिम वर्षा किया जा रहा है, तो किस उद्देश्य है जी? ये सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि चीन ये नहीं कह सकता कि हम अपने विकास के लिए काम कर रहे हैं। कुल मिला के विकास के नाम पे वो भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाह रहा और किसी न किसी माध्यम से वो किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो साइबर क्राइम एक बिल्कुल साइबर क्राइम की भी बात कर रहे हैं आप, चाहे वो हैकिंग का मामला हो, दूसरी तरह से मामला हो, और इसके अलावा
जो ये क्लाउड सीडिंग वाला मामला दोनों तरफ इशारा कर रहे हैं, तो क्या शिवदान सिंह जी सवाल इस बात का है कि चीन किसी भी हद तक जाने को तैयार है और हमारी तैयारी कितनी पुख्ता है? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि सिक्किम के, नॉर्थ सिक्किम के हर चप्पे चप्पे पर मैं पैदल चल चुका हूं और जो तीस्ता नदी है वो इस प्रकार से बहती है नॉर्थ सिक्किम में कि वहां पर बाढ़ का कोई चांस हो नहीं सकता, क्योंकि ऊपर से नीचे तक की तरफ बहाव है और उसमें कहीं पानी के लिए रुकावट नहीं है जी। इसलिए जो भी किया है चीन ने, ये सब जानबूझ करके और हमारे भारतवर्ष के सिक्किम राज्य को बर्बाद करने के लिए किया है, जिससे कि सिक्किम की इस दशा के ऊपर वो भारत देश को बदनाम कर सके। नहीं, लेकिन सवाल ये शिवदान सिंह जी, सवाल ये है, मैं बार बार सभी मेहमानों से पूछ रहा हूं, सिक्किम से ही क्यों भारत को उकसाने की कोशिश चीन कर रहा है? चीन के साथ हमारी सीमा बहुत लंबी है, वो किसी और भी जगह को चुन सकता था, और चूंकि आप सिक्किम में रहे हैं इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। तिब्बत पर कब्जा किया था चाइना ने जी, उसके बाद में चीन का इरादा सिक्किम पर भी कब्जा करने का था, मगर उससे पहले 1977 में सिक्किम का विलय भारत में हो गया, जिससे चीन को यह मौका नहीं मिला कि सिक्किम को अपने अंदर मिला ले। अच्छा, तो तब से इस ग्रज को चीन कैरी कर रहा है कि ये हिस्सा मुझे मिलना चाहिए था जिसको भारत ने कब्जा कर लिया है। इसलिए चीन हमेशा सिक्किम की तरफ अपना इशारा करता है और बार बार सिक्किम को कब्जा करने की कोशिश करता है। इसलिए 86 में जब भारतीय सेना तिब्बत पठार पर ऊपर पहुंची थी, तो उससे पहले कि चीन हमारे ऊपर अटैक करके सिक्किम पर कब्जा कर लेता, हम लोगों ने वहां पर मोर्चे लिए और चीन की कोशिश को नाकाम किया। उसके बाद से चीन अपने आप को बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा है कि भारतीय सेना ने मेरे इरादों पर पानी फिरा दिया है। तो इस प्रकार से वो इस तरह की कोशिश करके दोबारा से वहां पर तबाही पैदा करना चाहता है, जिससे सिक्किम की जनता तंग होकर के भारत के विरुद्ध अपनी आवाज उठाए। जी सुमित कुछ कह रहे हैं, उसके बाद टीपी त्यागी जी आपके पास आ रहा हूं। आप जो कह रहे थे कि सिक्किम ही क्यों, सिक्किम ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में आप देख लीजिए, आसाम में देख लीजिए, हिमाचल में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए। 2013 के दृश्य याद करिए जो उत्तराखंड की स्थिति थी। तो ये सिर्फ सिक्किम की बात नहीं हो रही है, कुल मिला के उस क्षेत्र में चीन हमेशा से कोशिश कर रहा है और वर्षा एक ऐसा सॉफ्ट टूल उसे मिल गया है वर्षा के समय या दूसरे समय कि जिस तरीके से वो भारत को क्षति पहुंचाने का कोशिश कर रहा है। अब ये देखना दिलचस्प है और महत्वपूर्ण भी है भारत की तरफ से कि भारत अभी तक उस दृष्टिकोण से क्यों नहीं देख रहा था। कि देखिए, एक बात तो ये साफ है कि वो नेचुरल लेक वहां पर है और लेक अगर बना हुआ है और पानी अगर ज़्यादा होगा वो अर्थक्वेक के माध्यम से भी वो रिस सकता है। वहाँ पर एवेंचर आ जाए, आइस एवेंचर आ जाए तब भी वो संकट में आ सकता है। ग्लेशियर अगर मेल्ट करे तब भी पानी का वहाँ पर प्रतिशत बढ़ेगा और नीचे की तरफ वो आ सकता है। इन तमाम बातों को देखते हुए, और चीन सबसे महत्वपूर्ण है कि चीन अब इस तरीके से इसको देख रहा है कि किस तरीके से उसकी स्थिति मजबूत हो और वो भारत को नुकसान पहुंचा सके। तो अभी तक भारत इस दिशा में क्या क्या था और आगे क्या करने वाला है, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। टीपी त्यागी जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। जी देखिए, आपने ये सवाल किया कि अगर चीन को भारत के खिलाफ एक्शन ही लेना था तो उसने इस तरह का क्लाउड सीडिंग करने की क्या जरूरत थी, वो और भी कुछ कर सकता था। देखिए, 2015 में जब जी जिनपिंग आए थे तो उन्होंने सबसे पहले एक काम किया था, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स का एस्टेब्लिशमेंट किया था, जिसमें कई किस्म की कमांड स्थापित की गई थी, जिनके अंदर साइकोलॉजिकल वारफेयर, साइबर वारफेयर, इंफॉर्मेशन वारफेयर वगैरह वगैरह ये की गई थी, जिसमें ये थ्योरी थी कि जब आपको किसी दुश्मन के खिलाफ एक्शन लेना है तो आपको चारों तरफ से एक्शन लेना है। अब चारों तरफ से एक्शन उसका दिख रहा है कि हाँ, अगर हमारे बॉर्डर के ऊपर 3,500 किलोमीटर के बॉर्डर पे 60 फ्रिक्शन पॉइंट हैं तो उनमें से कम 25 फ्रिक्शन पॉइंट पे वो कहता है कि साहब ये मेरे परसेप्शन के अंदर ठीक नहीं है, मेरा तो आगे तक हिस्सा है।
जैसा वो वहां कर रहा है वैसा ही वो यहाँ कर रहा है, क्योंकि ये कन्फ्यूशियस थ्योरी है कि गोली चलाने के बजाय ही अगर कोई रास्ता निकला है जीतने का तो वो सबसे बढ़िया है, इसलिए चीन ने किया। अब ये जो किया ये अचानक नहीं किया सर, उसने एक बाकायदा प्लान बनाई, एक बार नहीं कई बार, एक अखबारों में नहीं कई अखबारों में चीन के अंदर ये बताया गया कि हम 2050 तक 5 युद्ध लड़ेंगे, और जिसमें एक युद्ध साउथ तिब्बत के लिए होगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के लिए होगा। और वो अपनी उस थ्योरी पे काम करते रहे कि मेरे हाथ में जो हथेली है वो तिब्बत है, और ये जो 5 उंगलियां हैं ये नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल, ये 5 उंगलियां हैं। तो ये जो कुछ कर रहा है, वरना उसने मंगोलिया में क्यों नहीं किया? 14 देशों की सीमाएं चीन से लगती हैं, वहां तो नहीं हुई क्लाउड बस्टिंग, यहीं पे क्यों हुई? तो इसका मतलब ये है कि वो एक कैलकुलेटेड प्लान के अंतर्गत हर अवेलेबल मींस के थ्रू कर रहा है। और ये जो कर रहा है अब इस वक्त, यानी कि नाउ वी कम टू द टाइम, ये पर्टिकुलर टाइम पे इसलिए कर रहा है कि एशिया के अंदर वो तो हिंदुस्तान को अपने बराबर का मानता ही नहीं था, लेकिन G20 के बाद और चंद्रयान 3 के मून पे सफल लैंडिंग के बाद जब हिंदुस्तान का कद बढ़ा तो नेचुरली जो सबसे ज्यादा जलन हुई वो चाइना को हुई। तो अब चाइना कुछ ना कुछ ऐसी कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर गड़बड़ी फैले, तकलीफ हो, बर्बादी हो, तो वो हर एंगल से ये काम कर रहा है। और दूसरी बात, कोई भी शायद ऐसा देश नहीं होगा दुनिया में, चाइना में जितनी कंपनीज हैं, जितने स्टूडेंट हैं। जी जी बोलिए, पूरा कीजिए। कैमरा ऑन करो भाई। चाइना की जितनी कंपनीज हैं, चाइना के जितने स्टूडेंट हैं, जितने ट्रेवलर हैं, जो लोग वीजा पे दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, वो अपना काम तो करें ही करें, मगर एक कॉमन शर्त सबके साथ रहती है, और वो ये रहती है कि जो जानकारी आपसे मांगी जाएगी उस देश की वो आप हमें देंगे। और इसलिए यहाँ की सारी जानकारी तो अब पता लगना शुरू हुआ है, लेकिन ये कब से कार्रवाई चल रही होगी? चीन एक खुफिया तरीके से काम करने वाला देश है, हमें इसके प्रति सावधान रहना होगा। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं। और टीपी त्यागी साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पहलू रखा, और 2050 का जो विजन ड्रैगन का चीन का आपने रखा है, शी जिनपिंग का आपने रखा है, वो मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी अब ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा वक्त भी आ गया है। और जहां तक मुझे लगता है इसे एक नया टर्म दिया जा सकता है, नेचर वॉरफेयर का। जिस तरह से क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करके, उस तरह से कृत्रिम बारिश कराकर सिक्किम में तबाही मचाई, कल को उत्तराखंड, हिमाचल, कहीं पे भी इस तरह की तबाही हो सकती है। और ये ऐसा टूल है जिस पर सवाल उठाना बहुत मुश्किल है कि भाई बारिश हुई, क्लाउड बर्स्ट हुआ, इसमें हम क्या करें? और इसका इन्वेस्टिगेशन भी बहुत टफ है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चाइना बहुत दिन से कर रहा है। मैं सभी मेहमानों को बताऊं और दर्शकों को बताऊं कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक स्टोरी पढ़ रहा था, जिसमें लिखा गया था कि चाइना किस तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल कर पूरी दुनिया के मुल्कों को कमजोर कर रहा है। और इसके लिए उसने क्या किया? इसके लिए उसने टिकटॉक इजाद किया, जिस टिकटॉक को इंडिया में बैन कर दिया गया। हालांकि दूसरे नाम से अब वो दूसरी कंपनी चला रही है, लेकिन वो एक तरह के युवाओं को बीमारी देने की कोशिश हुई। आज का युवा उस टिकटॉक रूपी सोशल मीडिया में इतना व्यस्त है कि उसको देश के बारे में और बाकी चीजों के बारे में सोचने का बहुत कम वक्त मिल पाता है। अब मैं सभी युवाओं की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन टिकटॉक चीन का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, यह दुनिया जानती है और उसका खुलासा हो गया है। सुमित झा, मैं इस बार आपकी टिप्पणी चाहूंगा, उसके बाद ये आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्लाउड सीडिंग जैसे टूल को काउंटर कैसे करेगा भारत? ये बहुत महत्वपूर्ण है, और कि उसको कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये कहना कठिन है कि जो आसमान में आप बादल देख रहे हैं वो नेचुरल है, वो आर्टिफिशियल है, वो चाइना की तरफ से आ रहा है। और ये सबसे महत्वपूर्ण कारण, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हम सिक्किम की जो स्थिति है उसको बचा सकते थे, सिक्किम को इस विपरीत परिस्थिति से। ऐसा नहीं हो पाया। अब मेरा इसीलिए ये मानना है कि अब आने वाले समय में भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से इस समस्या को डील करे, ये मेरे लिए भी एक बड़ा रुचि का प्रश्न है। दूसरी बात ये भी याद रखिए, आपको याद होगा पिछले साल की बात है कि जब अमेरिका में एक बैलून वाला किस्सा आया था, जब मार गिराया गया, जो चीन का बैलून था, और चीन ये कह रहा था कि नहीं, हमने इसे ऐसे ही भेजा था, आपके तरफ चला गया, लेकिन ये जानबूझ के इस तरीके से किया गया था ताकि उसको इंटेलिजेंस का कुछ इंपॉर्टेंट खबर मिल सके। अब
ये इससे ये समझा जा सकता है कि चीन किस हद तक, किस तरीके से पूरे दुनिया की जो व्यवस्था है उसको सबोटाज करने के लिए तैयार है और जा सकता है, और अपने हित के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। मुझे एक और चीज लगता है कि चीन इस वक्त कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। अब क्यों बड़ा प्लान कर रहा है और उसकी भनक होगी भारतीय एजेंसियों को, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ा क्यों प्लान कर रहा है, मैं इस पर शिवदान सिंह का रिएक्शन चाहूंगा। चीन बड़ा क्यों प्लान कर रहा है, ऐसा शक क्यों जाता है? हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड सिवात साहब भी आ गए। सिवात साहब से इसका जवाब ले लूंगा मैं। चीन की साजिश का शक इसलिए बढ़ता है क्योंकि एक तरफ क्लाउड सीडिंग के आरोप लग रहे हैं सिक्किम में, दूसरी तरफ गलवान में उकसाने वाली हरकत करता रहता है, जहां गलवान में उसकी पिटाई हुई, भारतीय जवानों ने बहुत पीटा। दूसरी तरफ एक और फ्रंट अगर ले लें तो चीन की तरफ से लगातार इस तरह के बयान जारी होते रहते हैं। अभी अरुणाचल प्रदेश को लेकर आप देखिए किस तरह का बयान आया। हमारे 3 अरुणाचल के खिलाड़ियों को एशियन गेम्स में उन लोगों ने वीजा नहीं दिया। अभी चीन का एक बहुत बड़ा जासूसी जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा पर खड़ा होकर भारत के जो सुरक्षा एजेंसी और जो भारत की स्पेस एजेंसी और बाकी एजेंसियां जो हैं रक्षा क्षेत्र के लिए जो काम करती हैं उस पर निगाह रखने और जासूसी करने का काम कर रहा है। इस पर श्रीलंका के ऊपर भारत ने आपत्ति जताई तो श्रीलंका ने इसे खारिज किया और कहा कि हमने उसे रुकने का परमिशन नहीं दिया है, लेकिन वो घूम यहीं रहा है और इसी तरफ आया है। सिवात साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं चीन की प्लानिंग क्या है, क्या करना चाह रहा है ड्रैगन? बिल्कुल बिल्कुल, इस पे कोई शक नहीं। चीन जो है वो तैयारी कर रहा है। इसमें आप देखें लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, देखो मैं वहां चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका लद्दाख एरिया में, सिक्किम में भी मैंने सर्व किया और अरुणाचल में मैंने ब्रिगेड कमांड की। तो मैं ये कह सकता हूं जो चीन है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है और उसकी नीयत ठीक नहीं है। जिस प्रकार से वो अभी उसने बॉर्डर पे ये डिफेंस विलेजेस बनाए जो कि विलेजेस नहीं डिफेंडेड लोकेलिटी हैं, और ये सच्चाई है। ये जो 5 फिंगर्स वाली बात होती है बार बार, वो नेपाल को भी, भूटान को भी, सिक्किम को भी, लद्दाख को भी, अरुणाचल को भी वो अपनी टेरिटरी समझता है और आने वाले समय में वो किसी हद तक जा सकता है। जब बात आती है कि जो स्पाई शिप है इसकी हम्बनटोटा में आ रही है, क्योंकि सच्चाई ये है कि श्रीलंका एक डेप्थ ट्रैप में है। उसने हम्बनटोटा को 99 ईयर्स के लीज पे दे दिया है, उसके कारण वो कह कुछ नहीं सकता। यूं तो विक्रम सिंघे जो बार बार कह रहे हैं हम उसको हार्बर नहीं होने देंगे, मगर जैसा पहला एक्सपीरियंस बताता है एंड में उसको श्रीलंका अलाउ करता है। और ये एक प्रकार से ऐसी स्पाई शिप है, ये जितने भी अरेबियन सी और आपका बे ऑफ बंगाल है उस इलाके में घूम के ये पूरी की पूरी ओशन की स्टडी करती है और वो देश की जो सुरक्षा के लिए बहुत ही नुकसान हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि चीन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। चीन अगले युद्ध की तैयारी कर रहा है और इसका हमें ध्यान रहना चाहिए कि हम इसको हल्के में नहीं ले सकते। हमें अपना पूरा तैयारी करना है। और आपका स्पेशली लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश हम बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। लास्ट 10 साल में रेलवे लाइन बना ली है हमने, टनल बना लिए हैं हमने, भी एक प्रकार से अपनी जो विलेजेज हैं उनको मॉडर्नाइज किया है। ईंट का जवाब पत्थर का, यही भाषा समझता चीन। अगर आप देखें हमारी एयर पार, आज हमारी एयर पार की एक प्रकार से एज है चीन पे, क्योंकि हमारे पास सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, मिग 29, जगोर, अपाचे अटैक हेप्टर और जो 2 स्क्वाड्रन राफेल के आने से ये जो एज है वो भारत की तरफ झुकी है। इसी प्रकार भारत की जो नेवल पावर है वो काबिल तारीफ है, स्पेशली मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकती है। और चीन के पास 40 दिन से ज्यादा ऑयल नहीं, ये चीन भली भांति जानता है और इसीलिए वो अब जो इंडियन ओशन में अपनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी भेज रहा है। तो ये एक प्रकार से हमें चौकन्ना रहने वाली बात नहीं है। कहा यही इसी के लिए शिवाज साहब, चौकन्ना होने की बात तो ठीक है, लेकिन एक तथ्य तो ये भी है जिसमें पूरे विश्व भर में अभी चर्चा हो रही है। मैं लेटेस्ट अपडेट ट्रेंड आपको बता दूं, इसका जवाब मैं शिवदान जी से लूंगा, उसके बाद टीपी त्यागी आपके पास आ रहा हूं। चीन ने अपने नेवी को मजबूत करके अमेरिका के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश की है, यानी जितनी ताकत समंदर में अमेरिका की है उसके लेवल में जाने की चीन की कोशिश है और इसलिए भारत के लिए यह अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं शिवदान सिंह आपसे जवाब चाहूंगा। शिवदान जी, देखिए, सबसे पहले मैं पूरे देश को यह बताना चाहता हूं कि चीन के जो सैनिक हैं उनको कंपलसरी मिलिट्री सर्विस के रूप में वहां की सेना में भर्ती किया गया है। इसलिए आपने राइट फ्रॉम 62 से सुना होगा कि भारत के एक एक सैनिक ने चीन के 10-10 सैनिकों को मारा है, क्योंकि भारत का सैनिक जो है बहुत ज्यादा डेडिकेटेड और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है
और चीन के सैनिकों में वो फीलिंग नहीं है जो भारतीय सैनिकों में है। तो इसलिए चीन कितना भी मजबूत बन जाए, मगर लड़ाई के मैदान में भारत की सेना के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं है। और साउथ चाइना सी में, दक्षिणी चीन सागर जिसको बोलते हैं, उसमें जितनी भी स्पेस है उसमें चीन को काउंटर करने के लिए भारतीय नौसेना पूरी तरह सक्षम हो चुकी है। और उसमें नए नए इक्विपमेंट, नए नए वेपन जोड़ दिए गए हैं, जैसे कि ड्रोन्स हैं, सबमरीन्स ऐड की गई हैं, और हमारे जितने भी जो आइलैंड्स हैं साउथ चाइना सी के नजदीक में, जैसे अंडमान निकोबार है और आइलैंड्स है, उनमें एक्स्ट्रा हमारी फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं। इस प्रकार से चीन चाहे कितना भी मजबूत हो जाए, और जब से हमारा क्वाड फॉर्मेशन हुआ है उसमें 4 देशों की नेवी चीन का मुकाबला आज के दौर में तो चीन ऐसे भिड़ने की जरूरत नहीं करेगा शिवदान जी। को बढ़ा भी लिया है तो 4 लेकिन एशिया में सामने वो चीन खड़ा की नहीं हो छटपटाहट, पाएगा। मैं दर्शकों को बताऊं 2 बात, उसके बाद में टीपी त्यागी जी आपके पास आ रहा हूं, सुमित जी उसके बाद में आपके पास आऊंगा, कि एशिया में जिस तरह से भारत का कद बढ़ा है, भारत का दबदबा बढ़ा है, चंद्रयान 3 की सफलता की बात हो, आत्मनिर्भर भारत की बात हो, इसके अलावा जो भारत पे G20 समिट हुआ उसकी बात हो, जिस तरह से भारत ने रशिया और यूक्रेन के मतभेद को और उसके वॉर को G20 से अलग रखा और उसमें बड़ी स्विफ्टली उससे निकला, उससे भी चीन को मिर्ची लगी हुई है। और एशिया में भारत का बढ़ता कद चीन के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब है, और इसलिए वो 2050 के एजेंडे पर काम कर रहा है, जिसके बारे में थोड़ी देर टीपी त्यागी जी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। अब सवाल यह है कि चीन अगर क्लाउड बर्स्ट जैसे, हालांकि मामले की जांच चल रही है और इसमें जांच में सारे तथ्य सामने आ जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि चीन अगर क्लाउड बर्स्ट जैसे सॉफ्ट टूल का इस्तेमाल करेगा तो इसका काउंटर कैसे करे टीपी त्यागी जी? कैसे पता लगाएं कि ये जो हरकत है चीन की तरफ से की गई और इसका जवाब ये होना चाहिए, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए? देखिए, बायोलॉजिकल वारफेयर हो या केमिकल वारफेयर हो या क्लाउड सीडिंग हो, ये टेक्नोलॉजी कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। हिंदुस्तान के पास भी है और बहुत सारे देशों के पास है, हालांकि हम उसका बराबर इस्तेमाल नहीं करते रहे। कारण हमारा नैतिक वैल्यूज, हम हमेशा सहनशीलता और नैतिक मूल्यों के ऊपर काम करते रहे। हालांकि आज मैं एक सेंटेंस ये भी कहूंगा कि जो सहनशीलता है वो व्यक्तिगत चरित्र में, परिवार में और समाज में तो ठीक है, लेकिन जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तो सहनशीलता 0 होनी चाहिए। सोच के देखिए कि अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में मोहम्मद गौरी को माफ न किया होता तो हिंदुस्तान का इतिहास आज दूसरा होता। तो हमें इस मामले में अब सहनशीलता या नैतिक मूल्यों की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्लाउड सीडिंग को रोका नहीं जा सकता। लिहाजा ऐसा तो नहीं है कि कोई समस्या का समाधान नहीं है। फिर उस समस्या का समाधान है टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। ये तो बड़ी चीप टेक्नोलॉजी है सर, ये कन्वेंशनल वार से बहुत चीप है और न्यूक्लियर वार से तो बेइंतहा चीप है। केमिकल वार का, बायोलॉजिकल वार का, सीडिंग का, इस किस्म के काम के लिए हमें तैयार रहना है और इसमें एक्सपर्टाइज बड़ी करनी है। ये एक रास्ता है। एक आपने पॉइंट अभी बताया था कि साहब हम्बनटोटा में उसके स्पाई वारशिप्स हैं। हाँ हैं, मालूम है। हमने लंका से कहा कुछ हुआ नहीं, वहाँ पे कल्पाकम पे हमारा न्यूक्लियर प्लांट है, वहाँ पे हमारी मिसाइल टेस्टिंग साइट्स हैं जिनकी जानकारी चीन को मिल सकती है। अब उसको तो हम नहीं रोक सकते क्योंकि श्रीलंका नहीं रोक सकता। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है। उस अल्टरनेटिव आज की तारीख में इन्फेंट्री सोल्जर नहीं है। आज की तारीख में लड़ाई जो है वो बहुत कम होगी। ग्राउंड को जब कंट्रोल करना होगा तब इन्फेंट्री आएगी, अदरवाइज ड्रोन से और टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी का एक एग्जांपल मैं देता हूं, एस्ट्रा मिसाइल। एक हिंदुस्तान ने मिसाइल बनाई है, एस्ट्रा मिसाइल। वो मिसाइल की काट आज न चीन के पास है न पाकिस्तान के पास है। उसकी है उसके अंदर खास बात क्या, स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी। हमको एक एडवांटेज है इंडियन ओशन के अंदर जो चाइना को नहीं है, और हम अपनी उस एडवांटेज को बढ़ाएं। और वो है क्या कि हम जमीन से ही समुद्र को कंट्रोल करें। एंड दिस इज कॉल्ड स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी, कि विदाउट गोइंग देयर वी डू इट। वी हैव दैट, we have the such type of missile. The only thing required is कि अब
तन मन धन पूरी तरह से लग जाए कि हम वो टेक्नोलॉजी डेवलप करें, क्योंकि जो फर्टिलिटी ऑफ माइंड इंडियन लोगों के पास है ऐसी किसी दूसरे देश में नहीं मिलती। वहां चालाकी होगी, धोखाधड़ी होगी, लेकिन फर्टिलिटी ऑफ माइंड या इंटेलिजेंस या विजडम हिंदुस्तान के पास है। ना रही होती तो आज हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे के ऊपर अमेरिका और रशिया दोनों उसकी बात ना मानते। ये दोनों बड़े लीडर होंगे और भी बड़े लीडर होंगे, लेकिन सम्मानित लीडर नहीं है। सम्मानित लीडर में अगर नाम आएगा तो वो हिंदुस्तान का ही आएगा सर। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं आप टीपी त्यागी जी, और मैं यही सवाल सुमित से लेना चाहूंगा। सुमित, अब सवाल इस बात का है कि जिस हिसाब से चीन आगे बढ़ रहा है और जो भारत की तैयारी है, जैसे टीपी त्यागी ने कहा कि हमारे पास एस्टर मिसाइल है, हमारे पास दूसरे मिसाइलें हैं और वो मिसाइलें बहुत कारगर स्टैंड ऑफ सिचुएशन में भारत को एज देती हैं, और कन्वेंशनल वॉर का जमाना चला गया। कन्वेंशनल वॉर में दर्शकों को जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ये जो मैदान पर आकर फेस टू फेस वॉर होता है उसको कन्वेंशनल वॉर कहते हैं। आज के डेट में साइबर वॉरफेयर, इसके अलावा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, केमिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ऐसे रास्तों से काउंटर करने की कोशिश है। अगर सिक्किम में चीन का हाथ सामने आता है तो फिर भारत को किस तरह से स्टेप लेना चाहिए और भारत चीन का रिलेशंस की बात किस तरह का होगा? सिर्फ सिक्किम तो एक पहलू है ही। चीन का जहाँ तक कंटेनमेंट पॉलिसी देखिए और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो बात चल रही है कि जो आप श्रीलंका की बात कह रहे थे, तो श्रीलंका एक मुद्दा हुआ। मालदीव्स में देखिए क्या हो रहा है, परसों सरकार बनी और वो कह रही है कि जो फॉरेन ट्रूप्स है वो यहाँ से विड्रॉ करे, मतलब वो भारत के तरफ इशारा कर रहा है। और जो अभी वहाँ की सरकार बनी वो कहा जा रहा है कि चीन से उसका नज़दीकी संबंध है। आप नेपाल के देखें, नेपाल के प्रधानमंत्री पिछले हफ्ते वो चीन की यात्रा पर थे और ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से प्रचंडा चीन के साथ रिलेशन इंप्रूव कर रहे हैं। अफगानिस्तान की स्थिति देखिए, तालिबान वहाँ पर है और उन्होंने अपना एम्बेसडर भेजा है अफगानिस्तान में। ये दिखा रहा है कि किस तरीके से और किस हद तक साउथ एशिया में भारत को नियंत्रित करने का प्रयास चीन कर रहा है। ये हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि साउथ एशिया हमेशा से भारत का प्रीडोमिनेंट पोजीशन रहा है और इसमें अगर कोई चीन जैसा मुल्क अगर भीतर में आके कुठाराघात करने का प्रयास कर रहा है, ये भारत के लिए चिंता का विषय। तो फिर भारत का पहलू देख ले, आखिर चीन इतना असर्टिव क्यों हो रहा है। दूसरा पहलू यह है कि आज की तारीख में चीन इतना असर्टिव हो क्यों रहा है। चीन इतना असर्टिव इसलिए हो रहा है कि आप जैसा कह रहे थे और सही बात है, पूरी दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। आप क्वाड का देख लीजिए, आप इंडो पैसिफिक में इंडिया की स्थिति देख लीजिए, आप इंडिया की पोजीशन ताइवान पर देख लीजिए। मैं कल नेशनल डे सेलिब्रेशन में ताइवान एम्बेसी के फंक्शन में था और वहां पर पूरे दुनिया में ऐसा भी तो हो सकता है कि मौजूदा सरकार से भी दिक्कत हो चीन को। मौजूदा सरकार से तो दिक्कत ही है। मौजूदा सरकार के अंतर्गत ही भारत का परचम लहरा रहा है, ये तो दिख ही रहा है, तो वो तो दिक्कत होना स्वाभाविक है। ऐसा साउथ, आप एक उदाहरण देख लीजिए इस मुद्दे पर। पहली जो सरकार भारत की वो साउथ चाइना सी में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए अमेरिका और बाकी देशों के साथ तैयार नहीं था। अब भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तैयार हो गया है और कर भी रहा है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साउथ चाइना सी में। अब ये दिखा रहा है कि किस तरीके से हम बाकी देशों के साथ मिलिट्री और अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं चीन को बर्दाश्त नहीं है। आप डोकलाम क्राइसिस देख लीजिए, डोकलाम में क्या हुआ था, गलवान क्राइसिस देख लीजिए, यहाँ पर क्या हुआ रहा। और सबसे बड़ी बात, पिछले तकरीबन 2 महीने में जिस तरीके से चीन की अर्थव्यवस्था चरमराई है और दिनों दिन वो नीचे गिर रही है, इस एक और अंदरूनी और परेशानी सी जिनपिंग झेल रहे हैं। कुल मिला के उनका जो पार्टी है वहाँ से उनको जो ओल्ड गार्ड है वहाँ से उनको लताड़ लगाया जा रहा है। इकोनॉमी की क्राइसिस है, भूखमरी की स्थिति बढ़ रही है। और पूरी दुनिया में कोविड के बाद जो चीन की स्थिति हुई है, जग जाहिर हो गया कि ये चीन किसी से अच्छा संबंध नहीं चाह रहा है। ये एक ऐसी दुनिया, एक इंटरनेशनल ऑर्डर क्रिएट करने की बात कर रहा है जहाँ पर सिर्फ चीन का मर्जी चले, और नहीं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हमने देख लिया किस तरीके से कोविड-19 का जो ये पूरे दुनिया में फैला और किस तरीके को इसको छुपा के अभी तक चीन इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि हाँ ये वहां से ही ये निकला था वायरस, अभी तक स्वीकार नहीं किया। लेकिन सुमित, ये बात भी तो साफ है कि भारत अपना डोमिनेंस इसलिए बढ़ा रहा है एशिया में क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं, और चीन जानता है कि चीन के इस चालबाजी को, इस साजिश को और इस तरह के नापाक इरादों को अगर कोई रोक सकता है, किसी में मानता है, तो वो हिंदुस्तान ही है। हिंदुस्तान उसके नापाक इरादों को रोकने में पूरी तरह से सक्षम है आज की तारीख में। सिवाज साहब से मैं सवाल लूंगा। सिवाज साहब, चीन का इलाज क्या, आप जल्दी से बता दीजिए।
देखो, चीन का इरादा ईंट का जवाब पत्थर से। अगर चीन तैयारी कर रहा है, ये सच्चाई है, हम लास्ट 10 साल में बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, अपने आप को तैयार किया है, अपनी फौज को मॉडर्नाइज करना, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और आंखों में आंखें डाल के चीन की तरफ बात करना। और ये सच्चाई है, जिस प्रकार से भारत ने अब ये क्वाड का हिस्सा बना है और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो एक प्रकार चीन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और देखो, सच्चाई है, भारत आज 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा अगले 2-3 साल में, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है। तो चीन को कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि भारत जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा है, मगर चीन अपनी हरकतों से नहीं बाज आएगा। इसलिए भारत को हरदम तैयार रहना है और 3 चीजें करनी है। एक तो आपका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, आप मॉडर्नाइज करें अपनी फौज को, आत्मनिर्भर भारत ही द क्रंच पॉइंट जो ये गवर्नमेंट कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा हथियार खुद बढ़ाएं। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने जो स्पेशली क्वाड के मेंबर हैं उनके साथ मिलके चीन को एक प्रकार से बहुत बड़ा प्रेशर डालें, स्पेशली इंडो पैसिफिक में। मगर जब बात आती है लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, तो ये याद रखना, ये भारत ने अकेला लड़ना है और भारत की सक्षम है, क्योंकि भारत के अंदर काबिलियत और क्षमता है। स्पेशली भारत की जो आर्मी है वो बैटल हार्डन है, वो ऐसे इलाकों में लड़ने के लिए हाई एल्टीट्यूड रेरेफाइड इन्वायरमेंट में तैयार है। जबकि चीन ने 79 में लास्ट लड़ाई लड़ी थी, वो भी वियतनाम एक छोटे देश से मुंह की खानी पड़ी थी। इसी प्रकार से भारत की जो वायु शक्ति और नेवल पावर है उसका अभी भी दबदबा है चीन के मुकाबले, चाहे चीन की नेवी सबसे लार्जेस्ट होगी हो, मगर जब इंडियन ओशन में आती है बात, तो भारत की नेवी बहुत आगे है चीन से। तो मैं यही कहूंगा, तैयारी करनी है, अपने आप को मजबूत करना है, अपनी फौज को मॉडर्नाइज करना है और कोई चांस नहीं लेना है। ये ध्यान रखना कि चीन कुछ भी कर सकता है, किसी हद तक जा सकता है। और मुझे लगता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास ये एक प्रकार से डिटर्मिनेशन भी है और एक विजन भी है। और मुझे लगता है आत्मनिर्भर भारत एक क्रंच पॉइंट है कि भारत दूसरे देशों पे डिपेंडेंट ना हो, हथियारों पे ज्यादा से ज्यादा हथियार खुद बनाए, अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, ये जो कॉन्सेप्ट है ये भारत के लिए बहुत आगे आपको फायदा देने वाला है। मुझे लगता है आने वाले समय में ये सबको पता गया, एक ये उभरता हुआ भारत है, एक भारत जो वॉइस ऑफ साउथ बन के आया है, G20 जिसने कराई है। आज एक रिक्वेस्ट भी मैं दर्शकों से करना चाहूंगा, सिवाज साहब, शिवदान सर और टीपी त्यागी सर, सुमित, मैं दर्शकों से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमें चीन के ऊपर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। और ये निर्भरता तभी कम होगी जब हम चीन का सामान खरीदना कम करेंगे। चीन का सामान खरीदना कम करेंगे तो चाइना के अंदर जो पैसा है वो पैसा धीरे धीरे कम होने लगेगा। और जब हम भारत में बनी हुई चीजों को खरीदेंगे तो भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा। यहां का पैसा इसी देश में रहेगा, इस देश के विकास में लगेगा, इस देश के मॉडर्नाइजेशन में लगेगा, हमारी सेना और जवानों को मजबूत करने में लगेगा। तो अगली बार से जब भी कोई सामान खरीदें उस पर देखें कहीं उस पर मेड इन चाइना तो नहीं लिखा हुआ है, और अगर मेड इन चाइना लिखा हुआ है तो उस सामान को खरीदने से बचें और चाइनीज सामान का बहिष्कार करने की कोशिश करें। नहीं तो यही पैसा, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, बॉर्डर पर यही पैसा चीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा और जिसका जवाब हमारे जवानों को देना होगा। और हमारे जवानों को किस तरह से गलवान में चीन ने उकसाया और परेशान किया वो भी पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देखा, और उस समय जो जवाब हमने दिया था वो भी पूरे देश ने देखा था। तो चीन को कंगाल करना अब भारत की पहली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए, शिवदान सिंह जी, सिवाज साहब जी और टीपी त्यागी जी, सुमित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको दिखाते हैं कि लास्ट जब हमने सबका हिसाब होगा में सवाल पूछा था उसका सही जवाब किस किस ने दिया है। आइए नजर डालते हैं। 6 अक्टूबर को सवाल पूछा था हमने कि जो सवाल था उसके लकी विनर आपको बता दें, दिनेश गोरखपुर यूपी से विजेता बने और मोहन सिंह राजपूत सीहोर से विजेता बने। 6 अक्टूबर को सबका हिसाब होगा में पूछे गए सवाल का सही जवाब कईयों ने दिया, लेकिन दिनेश और मोहन सिंह राजपूत लकी विनर बने। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। सबका हिसाब होगा में फिलहाल इतना ही वक्त, एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास शो, एक्सक्लूसिव शो, थोड़ी देर में रहस्यों से भरा असंभव। शिक्षा में ऐसी ताकत होती है जिससे